बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओवर द फेंस के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। ओवर द फेंस वीकली प्रोग्राम होता है, बुध की शाम को हम हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे इशूज़ जो सिर्फ हमारे मुल्क की हद तक महदूद नहीं होते। हम कोशिश करते हैं कि जो बैरून ममालिक में मसले मसाइल चल रहे हैं जिससे पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उनको भी डिस्कस करें, उस मसले को भी डिस्कस करें। एंड जो सारे ओवरसीज़ के हवाले से भी मसले मसाइल हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जो बैरून मुल्क बस रहे हैं, काम कर रहे हैं एंड रेमिटेंसेस के ज़रिए यहाँ पैसे भी भिजवा रहे हैं, उनकी वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए उनके बारे में भी डिस्कशन करें। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर, उस हवाले से अक्सर औकात हमारे जो फोर फ्रंट पे होते हैं मौज़ूआत वो वहीं रह जाते हैं और उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करना, उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि जो सारे चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनके डिस्कोर्स चल रहा होता है, जो हमारे एनालिस्ट होते हैं और जो सोशल मीडिया पे भी डिस्कोर्स चल रहा होता है, उस हवाले से सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही होती है। प्रोग्राम में मुझे हमेशा की तरह ज्वाइन किया है आज भी डॉक्टर सजाद बुखारी ने। डॉक्टर साहब को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कैवान हामिद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं थे, लेकिन क्वेटा से आपको हमने लिया था एंड वहाँ भी हमने आपकी सारी इंसाइट और इनपुट ली थी। अच्छी बात पिछले एपिसोड की ये थी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ज़रिए ज़्यादा मौज़ूआत को हम छेड़ सक रहे थे, एक होराइज़न हमारा बढ़ गया था एंड हमें दोनों साइडों की कुछ खबर मिल रही थी और हमने अफगानिस्तान स्पेसिफिक रखा था क्योंकि मौके की मुनासबत से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ऑब्वियसली इंसानी जहाँ जाने जा रही थी उनका नुकसान भी हो रहा था, उस हवाले से वी हैड टू प्रायोरिटाइज विद दैट। आज के प्रोग्राम के अंदर सर सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली इसी नोयत का एक टॉपिक है जिससे हम आगाज़ करेंगे, जो है बलूचिस्तान में जो फ्लड्स हैं। बिल्कुल। एंड उस हवाले से भी काफ़ी जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है, लोगों को फेस करने को काफ़ी कुछ वहाँ पे चैलेंजेस मिल रहे हैं। सर, जब हम अपने मुल्क में इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, तो हम रिपोर्ट तो कर देते हैं कि कितना नुकसान हुआ, लोगों का कितना नुकसान हुआ, जानी नुकसान कितना हुआ अनफॉर्चुनेटली, और साथ साथ फिर हम उसी के साथ एक ही सांस में फिर हम पूछना शुरू कर देते हैं कि इंतज़ामिया क्या कर रही है और इंतज़ामिया इस हवाले से क्या क्या इक़दाम उठा रही है, इंतज़ामिया इस हवाले से कितनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा कर रही है। ये सारे सवालात हमारे हमेशा उठते हैं और हम हमेशा बहुत एक क्वेश्चंस, इस तरह राइजिंग क्वेश्चंस उठाते हैं और उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाते हैं। सर, मैं इस प्रोग्राम में सबसे पहले ज़रा एक ट्विस्ट डालना चाहूँगा कि हम जब अपने मुल्क के अंदर नेचुरल डिज़ास्टर को डिस्कस करते हैं और हमारी ही खबरों के अंदर जब बैरून ममालिक के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ हुई हो उसको जब डिस्कस करते हैं तो हमारा रवैया फ़र्क क्यों होता है। मैं लेके जाना चाह रहा हूँ आपको सिडनी के फ्लड्स की तरफ। सिडनी में भी सिंक्रोनाइज अगर आप करें एट पैरेलल एक नेचुरल डिज़ास्टर स्ट्राइक किया है। चंद दिन पहले जब ये बलूचिस्तान का इशू नहीं हुआ था, वहाँ की जो खबरें चल रही थी, हमारे मेन स्ट्रीम बुलेटिन में आखिरी खबर वही थी क्योंकि आपको एक इंटरनेशनल खबरें भी देनी होती हैं, तो वहाँ के फ्लड्स के हवाले से हमने एज इट इज़ स्टेट किया कि देखिए जी ये हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, ये मौसम की ख़राबी, ये वो मजाल हो। वहाँ की इंतज़ामिया के हवाले से हमने कोई सवाल उठाया। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि हम अपनी इंतज़ामिया पर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होते, ज़्यादा हार्श तो नहीं जाते, कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला निज़ाम तो नहीं होता हमारा कोई? केवान, आपने बिल्कुल जो अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में निशानदेही करते हुए थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश की, तो मैं कंपैरेटिवली आपको एक बात ज़रूर बताऊं। एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं। बदकिस्मती हमारी रही है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़बूहाली का शिकार आज से नहीं रहा, माजी में भी रहा है। जबकि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में दाखिल हो चुके हैं, हम डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, हमारे पास अब फोरकास्ट भी है, हमारी अब प्रिडिक्शंस भी कमाल की होती हैं और महकमा मौसमियात जो है वो अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मोर देन 90% जो होते हैं उसकी प्रेडिक्शन या फोरकास्ट ठीक होता है। बदकिस्मती ये है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम सवाल इसलिए उठाते हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और हम वो उतने वेल इक्विप्ड भी नहीं हैं, और अगर हम वेल इक्विप्ड हैं भी हमारी विल नज़र नहीं आती है। हम बदकिस्मती से हमेशा हादसात के बाद हमें होश आता है, हादसा होने के बाद हमें फिक्र होती है। हम वैक्सीन लिए फिरते हैं और वो बीमारी होने के बाद हम वैक्सीन का बंदोबस्त करते हैं, जबकि वैक्सीन पहले लगाई जाती है ताकि आपको कोई बीमारी ना लग सके। ये आज की बात नहीं, आपको पता है प्री मानसून और फिर मानसून का जो महीना है ये जुलाई से 15 जुलाई से लेके, बल्कि आप जुलाई के फर्स्ट से ही स्टार्ट ले लें और ये फिर अगस्त तक जाता है, 15 से 20 अगस्त तक। इसमें मूसलाधार बारिशें होती हैं और फ्लड होता है। इवन कि आपके शुमाली बलूचिस्तान, जनूबी बलूचिस्तान में होता है, जो हमारा कोस्टल बेल्ट होता है वहाँ पे बहुत होता है, और जो पंजाब के मैदानी इलाके में उसमें भी फ्लड के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इवन कि इस दफ़ा हमने ये भी देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं पाकिस्तान के,
चतराल में आपके सामने हुआ, हुंजा में आप देखें पूरा ब्रिज जो है वो चला गया। लेकिन हमें ये एहसास नहीं हुआ कि हमने तैयारी क्या करनी है। बलूचिस्तान में भी केवान सेम यही हुआ है। केवान हमें देखें, मैं आपको एक बात यहाँ बताता चलूँ कि बलूचिस्तान की बड़ी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और बलूचिस्तान के मखसूस एरियाज़ हैं जहाँ पे हर साल ये मामला होता है। किला सैफुल्ला, जोब, पशीन, हरनाई, ये वो इलाके हैं जहाँ पे हमेशा फ्लड की वजह से नुकसान होता है। और इसका पानी का जो फ्लो है, वो पानी का फ्लो जो है वो आपकी देही इलाकों में और जहां पॉपुलेशन और आबादी है, पानी का फ्लो वहां से गुजरता है, बहता है। तो हम पहले तैयारी क्यों नहीं करते? फिर हम बड़ी हंगामी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पे क्या होता है? हंगामी बुनियादों पे आपको पहले इंतजाम करने चाहिए। आबादी को आप शिफ्ट कर सकते हैं, आप नुकसान से बचा सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि 100 के करीब मवेशी जो है वो किला सैफुल्ला, जो पशीन और हरनाई के इलाकों में 150-100 के करीब एक मरतबा जो है वो मवेशी पानी में बह गए और लोगों को नुकसान पहुंचा, छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं, लोगों के ऊपर जानी नुकसान हुआ है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमारे पास 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक पीडीएमए है जो ऑटोनमस, हम बार बार ऑटोनमस होने की बात करते हैं, लेकिन हमारा पीडीएमए जो है वो वेल इक्विप्ड नहीं है। ठीक है, हमें एनडीएमए पर डिपेंड करना पड़ता है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का 2005 में रिजल्ट देख लें, हालांकि ये बाद में उसका वजूद आया। 2008 के बाद हमें होश आया कि हमने एनडीएमए बनाना है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। तो हम इकदामात बर वक्त नहीं करते। कराची की सूरत हाल आप देख लें। इसको अगर मैं 3 टेयर्स में अगर डिवाइड करूं, सबसे पहले तो यह कि जी डिजास्टर स्ट्राइक करता है, हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, वी आर कॉट स्लीपिंग, जिसको कहते हैं कॉट इन स्लम्बर। उसके बाद जाके हमारा रिएक्शन और रेसिप्रोकेशन जो होती है कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनकी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो आपके अस्पताल है वो इतने इक्विप्ड हो, उनके इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स इतने अच्छे हों कि जो लोग अगर जख्मी हो रहे हैं और उनको एक रिलीफ की ज़रूरत है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स उन पर अप्लाई होते हैं, तो उनकी हालत भी इतनी अच्छी हो कि वो इस तरह का बर्डन ले सकें। इन 3 टेस्ट को अगर देखें, पहली बात तो ये कि जो होना होता है तो हमारे हाथ पाँव फूले हुए होते हैं, बल्कि ऊपर होते हैं कि ये चलो अब हो तो गया है, अब कुछ कर नहीं सकते, अल्लाह की तरफ से आफत है। दूसरी चीज़ में जब रेस्क्यू के ऑपरेशंस की बात करते हैं, जी आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं, आपके पास वो ट्रांसपोर्ट नहीं, आपके पास वो लॉजिस्टिक नहीं है कि आप लोगों तक पहुंच सकें, रसाई आपको हासिल नहीं होती है, वो आपकी रिस्ट्रिक्शन बन जाती है, कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स, SOPs वहाँ नज़र नहीं आते। फिर हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, इसी हादसे की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ जो नज़र आ रहा है कि जो सिविल अस्पताल है जिसके वार्ड्स और इमरजेंसी के जो सारे वार्ड्स हैं वो भी फ्लड के ही मतलब के शिकार हो गए हैं। तो वो जहाँ रिलीफ देने के लिए आपके अस्पताल है वो खुद शिकार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेशनल डिजास्टर। तो इस हवाले से सिर्फ प्रीएम्प्टिव प्रोटोकॉल्स तो एक चीज़ होती है, लेकिन इसमें तो इतनी प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं कि ये अगर होगा तो इस पे ये करना है, फिर भी तैयार क्यों नहीं होते? I mean, क्या कर रहे होते हैं? अच्छा, आपने कैपेसिटी इश्यूज़ की भी बात की, इसमें आपने एक बड़ा एक अहम नुक्ता आपने उठाया, हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब इसमें से चंद इलाकों का मैं आपके सामने जिक्र करता चलूँ। लेट्स सपोज हरनाई, जिसमें इससे पहले आपको याद है अर्थक्वेक भी आया, उससे पहले फ्लड आया यहाँ पे। अब हरनाई का इलाका जो है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरनाई की अगर आप बात करें तो मैं आई विटनेस हूँ, ये आज से 5 साल कबल की बात है, अब तक तो बेहतरी भी ज़रूर आई होगी। हरनाई के लोगों को लोरलाई जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लोरलाई, इनके पास सहूलियात नहीं है। पशीन की जहाँ तक हम बात करें, कोयटा के बहुत करीब तरीन है, 2 घंटा में आप कोयटा पहुँच जाते हैं, बात समझ में आती है। योब और शिरानी के लोग अगर उनको लोरलाई या कोयटा आना पड़े तो इट विल टेक 8 to 7 आवर्स, 7 से 8 घंटे अगर शिरानी के लोगों को यहां तक पहुंचने में। चलें लेट्स सपोज हम 5 घंटे कभी कर लेते हैं, तो मुझे बताएं कि 5 घंटे तक एक बंदा कितना सर्वाइव कर सकता है, कितनी वो अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो सकता है। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, और एक और बदकिस्मती क्या नाम है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के, जहां से जिस कोटे पर हमारे डॉक्टर्स मुंतखब होते हैं, वहां खिदमात सरंजाम देने के लिए तैयार नहीं। उन्हें बड़ा शौक चढ़ा होता है आगा खान जाने का, उन्हें कोई डाउ जाने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा होता है। सर मैं चाहता हूँ, इस वक्त आपने शुरू में भी PDMA का जिक्र किया एंड उस बॉडी के हवाले से जिक्र किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है DG PDMA नसीर नसर साहब, एंड उनसे ऑब्वियसली सारे रेलेवेंट सवालात उनसे ही बनते हैं। डेफिनेटली, तो मैं चाहता हूं कि उनसे गुफ्तगू का आगाज किया जाए। नसीर नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा, किला सैफुल्ला, शिरानी और दीगर शुमाली या जनूबी इलाकों में सैलाब की एग्जिट सूरत हाल क्या है, ताकि हमारे लोगों को सही पता चले। अच्छा, इस तरह के जनूबी और शुमाली, आपने ठीक कहा कि मैं अगर परसेंटेज के हवाले से बताऊं तो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप समझे कि 80+ में जो है ना बारिशें हुई और बारिशें हो रही। किला सैफुल्ला, जोब, शेरानी, बारकान, ये आपने शुमाली साइड का बताया,
तो यहाँ पे भी काफी बारिश हुई और काफी नुकसान हुए। और प्लस इसी तरह जो है ना कलात हो गया, सोराब हो गया, ग्वादर और कैच के डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये जनूबी साइड पे आते हैं, यहाँ पे भी काफी बारिशें हुई। और जो हमारे पास जो प्री मानसून और मानसून, प्री मानसून हमारे पास 13 जून से स्टार्ट था। तो जब प्री मानसून मैच्योर नहीं हुआ था, इन बिटवीन जो है ना मानसून स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास जो प्री मानसून की कैजुअलिटीज थी वो 15 आ रहे थे, और प्लस जब मानसून स्टार्ट हो गया तो हमारे पास टोटल जो दोनों के आ गए वो 39 हमारे पास कैजुअलिटीज आ रहे हैं। सर दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि एनडीएमए की तरफ से कोई आपको ताउन हासिल है, या फिर जो बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उनमें क्या इंतजाम किए गए हैं इस हवाले से सर? जी बिल्कुल, एनडीएमए हमेशा उन्होंने हमें जो है ना सपोर्ट किया है किसी भी डिजास्टर में, सिर्फ जो है ना फ्लड के हवाले से नहीं, कभी अर्थक्वेक अगर बलूचिस्तान में है या ड्रॉट के हवाले से उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और उन्होंने हमें कांटेक्ट भी किया है। आज भी उन्होंने मुझे कॉल की थी कि किसी भी किस्म की सपोर्ट की अगर हमें जरूरत है तो हम उनसे ले लेते हैं। बट ये कि फिलहाल जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना हालात को कंट्रोल में रखे हुए हैं और चीजें हमारे अंडर कंट्रोल है, जो है ना कवर है। तो अगर हमें नीड पड़ती है एनडीएमए से तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की है। अच्छा नसीर नासिर साहब, कितनी अमवात अब तक हो चुकी हैं? बदकिस्मती बेड लकी कहेंगे। कोयटा शहर जो है उसमें सैलाबी सूरत हाल क्या है? क्योंकि कोयटा शहर के गिद्दो नवा के जो इलाके हैं वो हमेशा से सैलाब की जद में रहे हैं। इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। और रेस्क्यू के लिए क्या आपको हेलीकॉप्टर मुयस्सर है या एनडीएमए ने इस हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन दी? जी बिल्कुल, एनडीएमए हमेशा उन्होंने हमें जो है ना सपोर्ट किया है किसी भी डिजास्टर में, सिर्फ जो है ना फ्लड के हवाले से नहीं, कभी अर्थक्वेक अगर बलूचिस्तान में है या ड्रॉट के हवाले से उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और उन्होंने हमें कांटेक्ट भी किया है। आज भी उन्होंने मुझे कॉल की थी कि किसी भी किस्म की सपोर्ट की अगर हमें जरूरत है तो हम उनसे ले लेते हैं। बट ये कि फिलहाल जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना हालात को कंट्रोल में रखे हुए हैं और चीजें हमारे अंडर कंट्रोल है, जो है ना कवर है। तो अगर हमें नीड पड़ती है एनडीएमए से तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त आपने दिया, हमें सवालों का हमें जवाब दिया। एंड बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं सर, बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। और इन हालात के अंदर भी ऑप्टिमिस्टिक रहना एक बहुत बड़ी बात है। हौसले उनके बुलंद हैं और एनडीएमए की तरफ से ज़्यादा शिकायत भी नहीं है। एंड जैसे कि आप बात करें कि ऑटोनमस तो है, लेकिन एक डिपेंडेंसी तो ऑब्वियसली रहती है एनडीएमए के ऊपर। एंड एनडीएमए जो रिपोर्ट अच्छे की दी जा रही है उसमें तो यही दी जा रही है कि एनडीएमए तो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज है इस हवाले से। आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं नसीर साहब की बात से, क्योंकि मैं बहुत सिंसियर आदमी है, मैं जानता हूँ उन्हें, बहुत लास्ट 2-3 अटैम्प्ट में उन्होंने, लेकिन सिंसियरिटी जो है वो विदाउट इक्विपमेंट्स या विदाउट हेल्प जो है वो किसी काम की नहीं होती है। और यहाँ भी ये देखा गया है कि बलूचिस्तान में हमेशा ये मसला है, दूर दराज के इलाके, जैसे मैंने आपको कहा कि अब किला सैफुल्ला में, अब मैं कुछ दिन पहले किला सैफुल्ला से आ रहा था तो अचानक वहाँ पे जब तेज़ बारिश शुरू हुई तो मैं सोचता रहा, मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी, तो मैंने कहा कि आप लोग दुआ करना, क्योंकि अब प्री मानसून है और फिर मानसून है, डेफिनेटली यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। और ख़ासतौर पे किला सैफुल्ला और जोब शिरानी, क्योंकि ये इलाका उस रेंज में आता है पूरा। बारखान कोलू से शुरू होता है, फिर दुक्की तक जाता है, दुक्की से होता हुआ फिर ये जोब शिरानी से होता हुआ ये सिलसिला हमारे पंजाब और फिर अपर कश्मीर और इन एरियाज में दाखिल होता है। तो ये इलाके हमेशा हैवी रेनफॉल की जद में होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमने एहतियाती तदाबीर बिल्कुल इख्तियार नहीं की। इवन के एनडीएमए की जानिब से और फ्लड के हवाले से वो बार बार तंबीह करते रहे हैं, बताते भी रहे हैं कि आप महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए, लेकिन कहने से तो कुछ नहीं होता ना। आपने इकदाम करने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी आपको मैं ये हालत बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी तब ख्याल आई कि वो शायर कहता है ना कि आंखें खुली तो न वो था, न रंगे बहार था, आंसू थे और 400 गर्दो गुबार था। जब हालात इस नहज पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप फुर्तियां दिखाना शुरू करते हैं, फिर आपकी फुर्तियां किसी काम की नहीं। जो जान जा चुकी है वो वापस नहीं आएगी। डिजास्टर हो चुका है, हालात खराब हो चुके हैं, हम वो ये ना रिएक्शनरी बेसिस पे चल रहे हैं। अब हो गया तो अब क्या करना है जी, अब हंगामी सूरत हाल के अंदर क्या कर सकते हैं जी, अब इतने टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं, इतने हम रिसोर्सेज के साथ क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं जी, अब इतना ही कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में मानसून ने पीक पे जाना है, आने वाले दिनों में हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे होंगे, अनफॉर्चुनेटली सिंध पंजाब, सिंध पंजाब की भी बात करूँ, काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो ससेप्टेबल हैं, काफ़ी ऐसे इलाके हैं जिन्होंने माजी में भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हुए देखा है, काफ़ी ऐसे इलाकों के ऐसे लोग हैं जो अभी से अपने लेवल पे, घर की लेवल पे तो तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ की इंतजामिया तैयारियां करना तो दूर की बात है, तैयार होने के लिए तैयार नहीं है। यू आर राइट। तो इस हवाले से अभी हम लाइव बैठे हुए सर, बराह रास्त इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी से हम मीडिया में बैठे हुए अपनी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं उनको, हम अपना हक अदा कर रहे हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जहां हम पॉलिटिक्स खेलते हैं, वहीं पे हमें लोगों की जिंदगी की बका जो है उसकी बात करनी चाहिए। डेफिनेटली अगर एक शख्स घर में अल्लाह ना करे हमारी वो सिचुएशन बने कि हम क्या आई टोल्ड यू सो। देखिए जी, हम बैठे थे, हम 6 जुलाई की शाम को हम प्रोग्राम हमने किया था, उसमें हमने ये जिक्र किया था, और 2-3 हफ्ते बाद जाके हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, हमें ये ना कहना पड़े कि हमने तब जिक्र किया था। हाँ, ऐसा ना हो। हम पहले से इसलिए भी बता रहे हैं कि ये हो सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और अब तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट का मामला, बहुत सारी चीजें शामिल हो गई हैं। अब तो हमें अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हो सकती है, अब ओवर रेनफॉल जिसको हम कहते हैं, जो कि ज्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। सिंध की मैं आपको बताऊं, अब इस वक्त बलूचिस्तान के जो सिंध के साथ जो इलाके हैं ना, नसीराबाद, जाफराबाद वाले इलाके, जो कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर लैंड है हमारी, अगर वहां तक ये नुकसानात बढ़ते गए तो मैं समझता हूं, अब भी थोड़ा नुकसान हुआ जरूर है, लेकिन अगर नसीराबाद, जाफराबाद, डीएम जमाली और उससे मुलिका इलाकों में, फिर इसी तरीके से अगर आपका जैकाबाद, शिकारपुर और इन इलाकों में अगर ज्यादा रेनफॉल हुआ, तो मैं समझता हूं कि वहां की मकामी आबादी जो है, एक तो हमें हमारी जो ज़रूरी अजनास है उसका हमें बहुत क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। वीट के लिए आज तक हम मारे फिर रहे हैं, हम एग्रो बेस्ड इकॉनमी की बात करते हैं। तो अगर हम इस फ्लड के लिए कोई इंतजाम ना कर सके तो आने वाले दिनों में मुझे तो ये लगता है केवान हामिद की शायद अभी हमें टमाटर प्याज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसका ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पे भी होता है, हमारे एग्रीकल्चर भी होगा, और जो हमारे डेली रूटीन है, आम आदमी की डेली रूटीन है, उस पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट डायरेक्ट होगा इस तरह की चीज़ों का, अगर हमने सीरियसली ना लिया। सर अगले टॉपिक पे चलते हैं इस प्रोग्राम के। अगला टॉपिक भी सर बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, अनफॉर्चुनेट है, मतलब कि एक सहाफ़ी होने के नाते, एक एंकर पर्सन होने के नाते, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है। इस हवाले से सर प्रोटेस्ट करना मना है, इस हवाले से बात करना मना है, इसकी बात करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, उसकी बात करेंगे तो गालियां पड़ेंगी, ये जिक्र करेंगे तो कोई पड़ जाएगा, उसका जिक्र करेंगे तो कोई पड़ जाएगा। तो हमें जो एक खदशा रहता है, किसी ना किसी से कोई जो थ्रेट रहता है, किसी ना किसी को क्रिटिसाइज करने पे, आखिर कब तक? सर आप किसी इदारे का नाम ले लें, आप किसी तंजीम का नाम ले लें, आप किसी पार्टी का नाम ले लें, आप किसी पार्टी के मेंबर का नाम ले लें, लेकिन अगर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे एज अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, आपको बैकलैश फेस करने को मिलेगा। हाथ बांधेंगे और आपके मतलब कि काफ़ी हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक मजाक बन चुका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमने एक्सप्लॉइट भी बहुत ज़्यादा किया। मैं दूसरी साइड का भी बता दूं, कुछ जर्नलिस्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्लॉइट करते हुए जो सही सहाफ़ी हैं, प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, उनका नुकसान भी किया है। कुछ जर्नलिस्ट ने एक्सप्लॉइट करके, करप्शन करके, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं सहाफ़ी, उनकी रोज़ी पे लात भी मारी है। कुछ जर्नलिस्ट ने इस चीज़ को बहुत गलत एंगल पे यूज़ करके एंटी नेशनल एक नैरेटिव भी इस्टेब्लिश किया है। लेकिन काफ़ी जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जिनको नाजायज़ एक क्रिटिसिज्म का तो नहीं मैं कहूँगा सामना, लेकिन काफ़ी नाजायज़ तशद्दुद का सामना करना पड़ा। इस हवाले से सर ओनली इन पाकिस्तान, सबसे पहले तो मुझे इस सवाल का आप जवाब दें, क्या हम एक्सक्लूसिव होना शुरू हो गए इस चीज़ के अंदर? ये जो फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या हम एक्सक्लूसिव होना शुरू हो गए कि हमारी आवाज़ जितनी दबाई जाती है दुनिया में और किसी मुल्क में नहीं दबाई जाती? एक वाक़या हुआ था केवान हामिद, आज से 9 साल कबल 2011 में मैं दुबई में था, तो वहाँ एक वाक़े का मुझे इल्म हुआ। डेफिनेटली ये पूरी दुनिया में होता है, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है। तो कहा किसी मकामी ने, अब दुबई में हुआ ये वाक़या, ये जहाँ भी उन्होंने था हमारे गल्फ़ में ही कहीं, कि 2 बंदे थे, वो एक शायद वहाँ का मकामी किसी बात पे तल्ख़ कलामी होगी, तो उसने दोनों को पकड़ कर यूँ दोनों को झंझोड़ दिया आपस में, और दोनों टकराए, उनके सर आपस में उन्होंने टकराए, तो उनमें से शायद एक शख्स जाँ बाक हो गया। तो यूट्यूब पे किसी ने वो वीडियो अपलोड कर दी, तो वो शख्स गिरफ्तार हो गया। तो मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ आज़ादी इजहार राय है, और इतना बेबाक और इतना बेदरेग है, उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज़ादी इजहार राय के नाम पे, ठीक है, हमारी कुछ हुदूद व कयूद हैं। आप और मैं भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं और आप यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसाइज ऐसे अंदाज में करते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी और हमारी मुसल्लह अफवाज
जो सुनिए मैं बताऊंगा आप क्या करें। डेफिनेशन फर्क हो नहीं सकती नहीं है किसी और साथ। नहीं मैं बताना चाह रहा हूं अब आपको। आपने हाइब्रिड वार पे, 5th जनरेशन वार पे आपने पूरा प्रोग्राम्स किए हैं और आपको भी पता है कि उसका मकसद क्या है, उसकी थीम क्या है। उसकी थीम यही है, फौज और आवाम के तमाम नफरतें पैदा करना, फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करना, ठीक है, फौज को मलाइन करना। आज ये काम अगर कोई सहाफी करता है, और लेट्स सपोज कैसे करता है, अब आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारे इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस रहा है, इस बात से कोई इनकारी नहीं है। आज नहीं, माजी में भी रहा है, हमेशा रहा है, हुकूमतें बनाई भी गई हैं। खान साहब भी कहते रहे कि जी वो पता नहीं कौन से ब्रिगेडियर साहब ठप्पे मारते रहे, लाहौर में ये होता रहा, वो सारा कुछ कहते रहे। हम बार बार ये कहते रहे कि आपने इनको इतना फ्री हैंड दे दिया है कि कल आप पे जब ये तनकीद करेंगे आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतनी तनकीद के बाद वो मुहिब्बे वतन बने। तो किसने किसको फ्री हैंड दिया, जरा क्लियर कर। मैं बता देता हूं, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को आउट ऑफ द वे जाके फ्री हैंड दिया और उन्होंने मतलब तहस नहस कर दिया पॉलिटिकल सिस्टम को, इतना गर्द आलूद कर दिया, इतनी मैं समझता हूं कि उसके अंदर अफरा तफरी। सुनिए मैं बता रहा हूं आपको ये कैसे हुआ। जब वो वजारत उज़्मा पे थे, जब उनके वज़रा थे, जब प्रोटोकॉल मिल रहा था, एवरीथिंग इज फाइन। उस टाइम जनरल बाजवा साहब सबसे बेस्ट चीफ आर्मी चीफ थे उस वक्त। तमाम के तमाम गद्दार थे, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, सब के सब गद्दार थे। एक्सटेंशन के दौरान भी डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ, मेरा नाम डॉक्टर सजाद है, आपका नाम केवान खान है, हम दोनों जर्नलिस्ट हैं। थोड़ा बहुत हम जरूर बायस्ड होते हैं, वरना मैं और आप प्रोग्राम ही नहीं कर सकेंगे। थोड़ा बहुत तो हमें डेफिनेटली एक चीज को एक मखसूस पैमाने में देखना होता है। लेकिन अगर हम किसी एक जमात के रहनुमा बन जाएं, अब मैं बताता हूं कि इमरान साहब को इनकी गिरफ्तारी हुई है, सब कुछ हुई है, आप मुझे बताएं हर तकरीर में जाके मैं नाम लेता हूं आपको, समी इब्राहिम साहब, इमरान साहब, 2-3 सहाफ़ी और भी हैं जिन्होंने जिन्होंने थप्पड़ मुक्के भी खाए हुए हैं हमारे माजी में भी, जिन्होंने, वो साहब भी उसमें शामिल हैं। उन्होंने उठ के इतना क्लियर जाकर बोलना शुरू कर दिया कि हमारा दुश्मन उससे फायदा उठाने लग गया कि देखिए हम नहीं कहते कि इनकी फौज ऐसी है, देखिए। अब आप अगर हाइब्रिड वार को तकवीयत देना चाह रहे हैं, 5th जनरेशन वार को आप तकवीयत देना चाह रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल ये बात क्लियर कहता हूं कि माजी में भी हुआ, और अब अगर कोई ये कह दे कि 100% न्यूट्रल हो गए तो मैं भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इट विल टेक टू मच टाइम। ये एकदम नहीं होगा कि आप ये कहेंगे माइलस्टोन जी सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। लेकिन हमें पार्टी नहीं बनना, हमने पार्टियों में, हमने जलसों में जाकर अभी भी नुमाइंदगी नहीं करनी। छोटा होने की लीवरेज लूंगा थोड़े से, आप थोड़ी सी वन साइडेड स्टोरी बता रहे हैं, दूसरी साइड से भी ये इसी तरह से फ्रैंकनेस बनाई गई है, दूसरी साइड पे इसी तरह से फायदा उठाया गया है। जहां आपने उस वर्दी का फायदा उठाना होता है, दूसरी साइड से वहां उस चीज को ऐसे यूज भी किया गया जहां यूज करना होता है, दूसरी साइड से एक्नॉलेज भी किया गया कि आपका सपोर्ट था और आपके सपोर्ट की वजह से हुआ, एक्नॉलेजमेंट भी की गई है। मैं एक पार्टी के लीडर की नहीं बात कहूंगा, अक्सर पार्टी के लीडरों ने बात की है, अक्सर रजीम में आते हुए भी उन्होंने बात की है, रजीम में जब नहीं होते तब भी बात की है कि सपोर्ट की जरूरत है। और ललकारा एक लिहाज से जाता है कि वी नीड यू इन दिस, वी नीड योर, लेकिन जो उनके साथ सुलूक हुआ उसका भी थोड़ा कंपैरिजन कर लें। इन्वॉल्वमेंट जब थोड़ी सी आ जाती है इन्वॉल्वमेंट, तो क्रिटिसाइज भी वही लोग कर रहे होते हैं, ये इतने ज्यादा आप इन्वॉल्व, इन्हें पता होता है ना, वो कहते हैं मैं वीडियो जारी कर, सियासत में इन्वॉल्व क्यों हो रहे, यही लोग कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, आपकी मुदाखलत की जरूरत है, मुदाखलत की जरूरत है, जिस मुदाखलत पे आज लड़ाई हो रही है। और वही लोग फिर कहते हैं कि इतना ज्यादा आप ना ही इसमें दाखिल हो, इतना ज्यादा आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तो आप लोगों का काम ही नहीं है, ये आप लोगों को करना ही नहीं चाहिए। वही लोग इस चीज को भी उनके खिलाफ यूज करते हैं। सर ये अगर ये सियासत है और अगर ये पाकिस्तान की सियासत है, देन आई थिंक डेफिनेटली फिर इम्पिटस इदारों पे आ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट पे आ जाता है। दे नीड टू बी वे मोर केयरफुल इन मैनेजिंग देयर परसेप्शन। यस, मैनेजिंग देयर अफेयर्स की बात नहीं करूंगा, मैनेजिंग देयर परसेप्शन। एंड बिल्कुल जी, DGISPR पे बात आ जाती है। परसेप्शन मैनेजमेंट में कभी कभार हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं शायद किसी सियासतदान को, और वही सियासतदान कल को आके अगेंस्ट बात कर जाता है। इसी बात पे सर हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम इसी गुफ्तगू के अंदर प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब, उनको भी लेंगे, उनसे उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। आप लोग देख रहे हैं ओवर द फेंस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ओवर द फेंस। डॉक्टर सजाद बुखारी की तरफ से मैं एहतजाज करता हूं कि टाइटल के अंदर आपकी तस्वीर क्यों नहीं है सर। इसको हमने करेक्ट करना है। प्रोड्यूसर साहब आपकी खैर नहीं है, ये हमें बिल्कुल ठीक करना होगा। इस टाइटल के अंदर हमने तस्वीर लगानी है और फिर प्रोमो के अंदर भी हमने तस्वीर लगानी है। मैं अकेला अकेला सा लग रहा हूँ इस टाइटल के अंदर, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है प्रोग्राम डॉक्टर सजाद बुखारी के आया भी था अकेला और जाएगा भी अकेला। ये नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के फौरन बाद ये हम करेक्शन करेंगे ही करेंगे, हम गलतियों से सीखते हैं।
इस गलती को सबसे पहले हमने ठीक करना है। अच्छा जी, सर हमने ये जो बात छेड़ी है सहाफ़ियों की राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, जिसमें आपका अपना ओपिनियन रहा है, और इसके अंदर जो सियासतदानों ने एक्सप्लॉइट की है सिचुएशन, इसको भी हमने टच कर दिया। इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल रहा है, किस तरीके से वो इस पर मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, ये भी हमने बात मतलब कि डरते डरते जिक्र कर ही दिया हमने, अल्लाह खैर ही करे हमारी। लेकिन उस हवाले से हम अब बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अनवर रज़ा साहब, एंड अनवर रज़ा साहब को ओवर द फेंस में हम खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अनवर रज़ा साहब, आपसे भी हम सवालात का सिलसिला जारी करेंगे। जो हुआ है पिछली रात को पूरी सहाफ़ियों पे एक अटैक हुआ है, और सारे इस पे एहतजाज भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं अनवर रज़ा बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बताइएगा कि हम सहाफ़ती अक़दार की बात करते हैं, येलो जर्नलिज्म की बात करते हैं, बाइसनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा बहुत बाइस्ड होना पड़ भी जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर आपका एनालिसिस जो होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो ये बताएं कि सहाफ़ती इक़दार में किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव हो, क्या सहाफ़ती अक़दार यही है, और फिर किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद होना, नेशनल प्रेस क्लब बहैसियत उसके सदर किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को आप? देखिए, जो जर्नलिज्म है उसके अपने बुनियादी असूल हैं, और उन्हीं असूलों की बुनियाद पर हमारे जो एल्डर थे उन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ भी किया, और वो मरते दम तक उस पर कायम रहे। यही वजह थी कि जर्नलिज्म की बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली इस दौर में जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किसी न किसी जमात के साथ, किसी न किसी इदारे के साथ अपनी एफिलिएशन रखी हुई है। उसी वजह से ये जो मसाइल हैं ये जन्म ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है तो ये आपका हक है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जर्नलिज्म की आड़ में कोई और काम करें। देखिए, नेशनल प्रेस क्लब का जो आइन है वो भी इस बात का तकाजा करता है कि जिसका ब्रेड एंड बटर सिर्फ जर्नलिज्म है वही नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर रह सकता है। और दूसरा, अगर आप किसी जमात की तरफ आपका झुकाव होगा या आप किसी का एजेंडा टो कर रहे होंगे तो पाकिस्तान के जो बाशऊर अवाम है, एक तो वही आपको जज कर लेंगे, और दूसरा इससे मसाइल भी पैदा होते हैं। यही वजह है कि आजकल जो यहाँ पर तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो सहाफ़ियों पर तशद्दुद किए जा रहे हैं, कुछ वाक़यात जेन्युइन भी हैं और कुछ वाक़यात इस वजह से भी हो रहे हैं कि शायद किसी न किसी इदारे को, किसी न किसी सियासी जमात को, किसी न किसी जर्नलिस्ट से कोई ना कोई मसला ज़रूर है। हम चाहते हैं कि इस सहाफ़त को अपने तरीके से किया जाए, हमें किसी की कोई एजेंडे को टो नहीं करना। हमारा काम है कि जो मसाइल हों, पॉलिटिकल मसाइल हों, माशी मसाइल हों, कोई भी जो मुल्क के मसाइल हैं, हम उनको उजागर करें, उनका जो तदारुक करना है वो एग्जेक्टिव का काम होता है। और अगर आप किसी जमात का अलाकार बनेंगे या किसी इदारे का सहारा लेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। तो नेशनल प्रेस क्लब जो है वो हमेशा जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उनके जो रियल मसाइल हैं उनके लिए अदालतों में भी गया है। हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर और सड़कों पर एहतजाज भी किए हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जर्नलिज्म को सियासत से या किसी भी ऐसे एजेंडे से अलग किया जाना चाहिए। जब आप उसे अलग करेंगे तो हकीकी तौर पर आप मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने इस तरह ना किया तो मैं समझता हूँ तो ये सहाफ़ती जो हमारी कम्युनिटी है इसको भी नुकसान होगा और जर्नलिज्म को नुकसान तो होगा ही होगा। ठीक है सर। अनवर रज़ा साहब, इस हवाले से थोड़ा माजी में जाते हैं। माजी में भी सर अगर कुछ सहाफ़ियों का मैं नाम लूँ तो मतीउल्लाह जान साहब, उनको भी पहले उठाया गया माजी में अगर हम देखें। उसके अलावा काफ़ी मुख्तलिफ सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया। साबिक वज़ीर इत्तलात जो रह चुके हैं उन्होंने जी वो तो सीधा सीधा थप्पड़ भी मारा था मुबश्शिर लुकमान साहब को। इस हवाले से भी एहतजाज तो माजी में किया गया सर, और अब भी एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तशद्दुद के कतन कायल नहीं, तशद्दुद से मसाइल जन्म लेते हैं, उससे मसाइल हल नहीं होते। और अगर आप मतीउल्लाह जान की बात करते हैं, समी इब्राहिम की बात करते हैं, मैं इससे ज़रा आगे भी जाऊँगा। आपने देखा कि हामिद मीर, अबसार आलम, असद तूर, मतीउल्लाह जान, समी इब्राहिम समेत जितने हमारे सहाफ़ी जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार थे जिन पर तशद्दुद किया गया, हमने ना सिर्फ उसकी मजम्मत की, सड़कों पर निकले, एहतजाज किए, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया, हम अदालतों में गए। हमारी हिस्ट्री गवाह है। हम हर उस आमिल सहाफ़ी के साथ हैं कि जो जिसका ब्रेड एंड बटर ये जर्नलिज्म है और जो माशरे में बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रहा है। क्योंकि अगर आप तशद्दुद के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो उससे मसाइल बढ़ेंगे। और जो इदारों के दरमियान एक रवाबित होना चाहिए
मुल्क की बेहतरी के लिए वो ख़त्म होता नज़र आएगा और एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो फ़िज़ा है वो कायम होगी। हमें इस तरह के जो खराफात हैं उनको दूर करना है और उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बात करने की ज़रूरत है। हाँ, कभी हमारी तरफ से भी कोई बात हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि हम मादर पितर आज़ादी चाहते हैं, हमें भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल है और हम उसका ख्याल रखते भी हैं। लेकिन ये नहीं कि आपको अगर किसी से कोई शिकायत हो तो आप उसका सहारा अदालतों में जाइए, आप कानून को अडॉप्ट कीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को अगवा कर लें, किसी को गाड़ी से हिट कर दें, किसी को मारें। ये हम जो गैर आईनी इक़दाम हैं उसकी मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपको किसी सहाफ़ी से कोई मसला है, कोई शिकायत है, तो आप नेशनल प्रेस क्लब को बताइए, सहाफ़ी तंजीमों को बताइए, उनके इदारे को रिपोर्ट कीजिए, आप अदालतों में जाइए, आपका कानून का सहारा लीजिए। अगर आप समझते हैं कि किसी सहाफ़ी ने कोई ज़्यादती की है या वो कोई एजेंडे के तौर पर किसी को मलायन करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका हक है कि आप उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कीजिए। लेकिन तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं। अच्छा अनवर रज़ा, ये बताइएगा कि आप इससे कबल भी बात कर रहे थे, मुसल्लह अफवाज के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ जो बयानिया है, क्या उसे दुरुस्त करार दिया जा सकता है? क्या सहाफ़ियों को अपनी हदूद का पता है? क्या उन्होंने अपनी हदूद का तयन किया है? पूरी दुनिया में हमने देखा है कि कहीं पे भी जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है वहां पर बहुत एहतियात बरती जाती है। देखिए, जो जर्नलिस्ट होता है उसे अपनी ओपिनियन को देता है, लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ पार्टी बन जाते हैं तो ये अमल दुरुस्त नहीं। हमें किसी भी इदारे के खिलाफ या पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ अगर तो कोई शवाहिद हैं तो उसकी बुनियाद पर हम स्टोरी करते हैं और ये हमारा हक भी है। और उस स्टोरी की बुनियाद पर हमने देखा है कि दुरुस्तगी भी होती है और कई जगहों पे उसका नुकसान भी होता है। लेकिन ये नहीं होता कि आप मादर पितर आज़ादी चाहें और आप जब चाहें जिसको चाहें गले से पकड़ लें, गिरबान से पकड़ लें और गालियाँ दें। आईने पाकिस्तान जो है वो हमें यह हक ज़रूर देता है कि हम अपनी हदूदों के यूद में रहकर अपने मसाइल की, जो मुल्क के मसाइल हैं, उनकी निशानदेही करें। और उस निशानदेही का जो तदारुक है वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, हुकूमतों का काम होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है। हम तनकीद सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम इस्लाह ला सकें। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी मुहिब वतन हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और इस ज़िम्मेदारी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने तौर पर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पर उसको ज़्यादा फोकियत दें। क्योंकि देखिए, मैं किसी को रोक नहीं सकता, उसका जो भी बयानिया है, हाँ लोग उसको ज़रूर जज करते हैं। और फिर इदारों को भी सोचना चाहिए कि आप जिन लोगों का माजी में सहारा लिया करते थे, आज वही लोग आपके गले पड़े हुए हैं। तो आप पहले अपने मकासद के लिए या किसी को मुलायन करने के लिए अगर आपने फोर्स तैयार की हुई थी, लोगों को अगर आप इंगेज करते थे, तो अब आपको भी ये रवश बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके ही पैदा किए हुए, आपके ही तैयार किए हुए लोग जो हैं वो आज आपके सामने खड़े हो गए हैं। ये सोचना होगा उन लोगों को, उन इदारों को जो ये काम करते हैं। हमने तो हमेशा आइन और कानून की बात की है, हमने इंसानी हकूक़ की बात की है, हम जो मजलूम लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, हम आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं और हम हमेशा हक और सच की बात करते हैं। अनवर रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। एंड अगर एक ऐसे इदारे की तरफ से एक न्यूट्रल एक इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो ऑब्वियसली बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट भी हैं और साथ साथ उन्होंने जहाँ जिसकी गलती है थोड़ी बहुत वहाँ आइडेंटिफाई भी किया है। मेरे ख्याल से असल सहाफ़त का था तो यही नाम, वो अब कुछ और बन चुका है, अब कल्चर भी कुछ और बन चुका है। शुरू में जो उन्होंने बात की है, बड़ी एक हैरानकुन बात है कि हम एक्चुअली इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि सहाफ़ियों ने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज जो है ना बड़े क्लियर सामने रखने शुरू कर दिए। पॉलिटिकल साइडें जो हैं, पॉलिटिकल बाइसेस जो हैं, इस पार्टी का नैरेटिव सपोर्ट करेंगे और नैरेटिव को ऐसे सपोर्ट करेंगे कि ये ही पाकिस्तानियत है, यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। एब्सोल्यूट नेशनलिज्म के ज़रिए एब्सोल्यूट पेट्रियाटिक बना के उस पार्टी के साथ लग जाते हैं और नाम ले लेके सपोर्ट करते हैं। ये करने की ज़रूरत कब से पेश आई है हमारे सहाफ़ियों को सर? एक तो हमारे सहाफ़ियों को आज इमरान खान साहब का एक छोटा वीडियो क्लिप मेरी आंखों से गुजरा, आपने भी देखा होगा, जहाँ पे उन्होंने इमरान साहब का मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। आप इमरान रियाज खान की बात जी, मैं इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मुझे दुख हुआ। इट मीन्स ये है
केवान हामिद, आपकी भी क्रेडिबिलिटी और आपकी भी पेट्रियटिज्म पर जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया, मेरे भी आ गया है। तो अब हम सबको सोचना होगा कि एक इमरान रियाज खान जो है वही मुहिब वतन पाकिस्तानी है, बाकी कोई भी नहीं। कोई भी बात करना बिल्कुल नहीं जी, गद्दार हो जाएंगे आप, वो तो फिर बुशरा बीबी साहब ये भी सही नहीं है। लेकिन आपने जो है वो अनवर रजा का स्टार्ट जो है उसकी गुफ्तगू जो है उसके इक़्तिबासात को तो आपने जो है वो उसका जिक्र कर लिया, लेकिन उन्होंने जो कंक्लूजन और जो कंक्लूड किया आखिरी जुमला वो भी बड़ा खूबसूरत अंदाज से उन्होंने किया। और उन्होंने ये कहा है कि इदारों को भी अब इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि आपकी तैयार कर किए वो लोग, वो जो मैंने आपको कहा था, आप एतराज कर रहे थे ऐसे मेरी बात, ठीक है, ये सहाफती आवाज थी जिस पर मैंने आपको बात की थी कि हमें अब सोच के फूंक फूंक के कदम रखना होगा कि आपको याद होगा फिर आपने एक और तकाबली जायजा भी लेना है। अगर आपका हमने मियां साहब के बारे में भी यही बात की, लेकिन ये सुने ना, मैं अब आपको बताता हूं तो उनके साथ हुआ क्या। ये तो दीवार से लगाने की बात करते, ये तो चुनवाते रहे, जिसका शहबाज शरीफ ने भी जिक्र किया। बेटी के साथ क्या हुआ, बाप के साथ क्या हुआ, भतीजों के साथ क्या हुआ, भाई के साथ क्या हुआ, वो तो आफ्टर मैथ। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, स्टेटमेंट क्या थी, डान लीक्स थी, डान लीक्स के बाद खलाई मखलूक थी, खलाई मखलूक के बाद आपको याद होगा जनरल असद दुरानी की किताब आ गई, वरना नवाज शरीफ की वो स्टेटमेंट कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम ना भेजते जो वाकया हुआ था इंडिया का, उन्होंने जो कहा था पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था, उस बात को लेकर इतने बड़े गद्दारी के उन पे लेबल लगाए गए। फिर उसके बाद जनरल असद दुरानी की किताब आ गई, अब उस किताब के इक़्तिबासात में आपके सामने नहीं रख सकता। तो मैं ये समझता हूं कि हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और पानी को अपनी रो में बहने दें। पाकिस्तान की कौमी मफाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट टच दिस पैराग्राफ फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स की बात होगी, वो तो वक्त के साथ साथ जो कल्चर बदलता है, बनता है, हमें नजर आ रहा है। हमें पॉलिटिक्स में देख लिया हमने, मीडिया के अंदर ये सारी चीज़ें, मीडिया की जब मैं बात करूँ तो मैं ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविजन मीडिया की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपने सर एक चीज़ नोटिस की होगी, स्पेशली खान साहब के टेन्योर के अंदर, इमरान खान साहब को सोशल मीडिया की टर्मिनोलॉजीज़ में जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं सोशल मीडिया, कहते हैं ये है ट्रेंड चूसने वाले। हाँ, मतलब कि ये है रेटिंग चूसने वाले, मतलब कि ये है व्यूज़ चूसने। उस दिन पे आप अपनी कोई भी पोस्ट लगा दें, अगर खान साहब गलती से आ गए यूट्यूब पे लाइव, फेसबुक पे लाइव, कहीं भी लाइव आ गए, आपको जितने व्यूज़ मिलते थे उतने नहीं मिलने वाले, वो सारे उधर चले जाएगी ट्रैफिक। ये जो ट्रेंड बना है कि भाई टॉक अबाउट खान साहब एंड यू विल बी रेलिवेंट, टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स एंड खान साहब अगर उस दिन आ गए लाइव तो आपकी कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार, क्योंकि वो ट्रेंड उधर चला गया, रेटिंग उधर चलेगी, ट्रैफिक उधर चलेगी ना सोशल मीडिया की। ये जो टर्मिनोलॉजी अब रिसेंट पास के अंदर गवर्नमेंट के अंदर आनी शुरू हो गई है, जिस हवाले से PMLN को बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। वैसे जस्ट बात है, बहुत बिल्कुल फारिग है इस मामले में। तो ये अगर आप देखें तो सहाफ़ी भी मजबूर हो गया है कि अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए उधर ही निकल जाओ, उधर ही निकल जाए। अच्छा, वो तो हवा का रुख है ना, जिस हवा के रुख पे चलने वाले। एक और आपने बड़ा अहम नुकता, और मैं आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बड़ा एक अहम नुकता उठाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास इक़्तिदार भी रहा है, लेकिन मैं उसको एक सोशल मीडिया पार्टी इसलिए भी कहता हूँ कि जो उनका सोशल मीडिया का जो फाइनेंसर है ना, कमाल का बंदा है। अब मैं पूरी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, फिर ये होगा कि आपने किसी शख्सियत का एक आध का दो का नाम लिया। बहरहाल जो सोशल मीडिया फाइनेंसर है और जो पेड कंटेंट हैं, इवन कि हमारी सोशल मीडिया पे जो मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स तक को हायर किया गया है और वो भी एक मखसूस ट्रेंड चलाने में लगी हुई हैं। अब हुआ क्या है कि सोशल मीडिया पर PMLN, पीपल्स पार्टी, आप दूर दूर तक उनको वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे पेड कंटेंट आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, और क्योंकि हमारी कौम आपको पता है हम वैसे इमोशनल लोग हैं, थोड़े जज्बाती हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, खुदा न ख्वास्ता रिलीजियस की तरफ ना ले जाइएगा, हम बहैसियत कौम जज्बाती, हम हर चीज़ एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमें आप एक लाइन दे दें और मैं अभी आकर कहूँ ओ अमेरिका मुर्दाबाद। मैं आपको एक छोटा सा नुक्ता बता देता हूँ जिस पे आप फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाइएगा। मैं अगर ये कहता हूँ ना कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, ठीक है, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, एक बच्चा भी पाकिस्तान में जानता है कि हमेशा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है, चाहे वाशिंगटन का रहा है, पेंटागन का रहा है, XYZ जिसका भी रहा है, बरतानिया का रहा है, जिसका भी रहा है। लेकिन तो फिर मैं मौलाना फजलुर रहमान की तरह गो अमेरिका गो रैली भी निकालूंगा, ठीक है। अमेरिका मुर्दाबाद बोलना नहीं है, लेकिन अमेरिका ने मुदाखलत की है। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने एहतजाज करना है, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी के सामने एहतजाज जाके नहीं करना। हमने डोनाल्ड ट्रंप को मुर्दाबाद नहीं कहना, लेकिन हमने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को मुर्दाबाद कहना है। हमने न्यूट्रल्स को बार बार पैगाम देना है, बार बार न्यूट्रल्स को, यानी अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करनी है, लेकिन हमने
डोनाल्ड ट्रंप से और हमने जो बाइडन से एहतियात करनी है, जो बाइडन को हमने कुछ भी नहीं कहना। तो मुझे इस गद्दारी की समझ आज तक नहीं आई है। अब अगर आपके पास केवान कोई गद्दारी का कोई क्राइटेरिया अगर आपके पास है तो मुझे बता दें। सर ये जो आपने स्टेटमेंट सारी यूज़ किए ना कि नहीं करना, हमारे माशाल्लाह से सियासतदान जो है इतने पुराने हो चुके हैं, इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के अंदर कि कहीं ना कहीं छोटे से मनसब के ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र ज़रूर किया होगा कि मैंने देखें याद करें उस डेट के ऊपर ये जिक्र ज़रूर किया था और क्रिटिसाइज़ किया था। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया? वो अपना ठप्पा लगा देते हैं सर। अब बच जाते हैं, मीडिया की एक्सेस है, यूट्यूब की एक्सेस है, सोशल मीडिया पे आके एक्सेस है, उनके पास इतने वो प्लेटफॉर्म, इतने रोस्ट्रम आ चुके हैं कि वो कहीं भी हल्की सी आवाज़ लगा के ठप्पा लगा देते हैं। उनको पता है इस आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं होनी है, लेकिन एटलीस्ट बाद में जाके क्रिटिसिज्म तो फेस करूंगा। डॉक्टर सजाद बुखारी ने मुझसे पूछना तो है कि भाई आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? सर आवाज़ें सारी उठ चुकी हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। हर सियासतदान ने, हर सहाफ़ी ने पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के बहाने हर किसी को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया, कल को जाके कि लेने के देने ना पड़ जाए। हर किसी ने एक किया। आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि आपका टिल्ट थ्रू आउट योर करियर एक रहा है। आपके सहाफ़ियों का टिल्ट पेंडुलम की तरह इधर उधर जाता है, जिसको मजाक में मैं बचपन से सुनता हूं, जेड़ा जते उदे नाल नहीं। अनवर रजा ने सही बात कही ना कि आपने वोट डालना होता है, आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी है, डेफिनेटली आपकी नजरियाती एक इमोशनल अटैचमेंट भी आपकी होती है। लेकिन जब आप इस मनसब पर आ जाते हैं, यहां पे आप बैठ जाते हैं या आप कलम उठा लेते हैं, तो फिर आपकी वहां पे बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, आपके वोट नहीं होना चाहिए, वहां पर रियलिटी होनी चाहिए और हकायक आपको आवाम के सामने रखने चाहिए। सर इसके हवाले से मेरे पास एक सोशल मीडिया पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ आई है, सर सुनिएगा ज़रा। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं सही तरीके से पढ़ सकूँ ये सारी चीज़। चीन समंदर से बिजली बना रहा है और पाकिस्तान में एक लड़की ने भागकर शादी कर ली है, जिस पर पुलिस के अब तक 40 लाख रुपए लग चुके हैं और सारा मीडिया और कोर्ट इसी में मसरूफ़ है। पिछले 3 माह से ये फैसला नहीं हो पा रहा कि लड़की 15 साल की या 17 साल की है। जी हाँ, हम जज्बाती कौम है। तो सर इसी के अंदर सारा मसला। तो मैंने आपको यही तो कहा कि हम जज्बाती कौम है, हमें जिधर लगा दें, हमें ड्रग की बत्ती के पीछे लगाना, हमें सब्ज बाग दिखाना इतना आसान है। तो इस वक्त टाइम बड़ा कम रह गया। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद हैं सर, उनसे गुफ्तगू करेंगे सर। साइमा नदीम साहिबा बहुत शुक्रिया। अब आपको MNA में कहूंगा भी इसलिए क्योंकि आप लोग डीनोटिफाई अभी तक नहीं हुए। ये बुशरा बीबी इदारों के खिलाफ एक कैंपेन चला रही हैं, ये PMLN का भी इल्ज़ाम है और उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो भी गोगी के बारे में कुछ कहे, मेरे बारे में, किसी के बारे में, उसको आप गद्दारी के साथ जोड़ दें। तो ये गद्दारी का और हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट तो आप बांट रहे हैं, इसका क्राइटेरिया भी बता दें। देखिए जो उन्होंने बात की, अगर आप उसको इस तरह से कहना चाहेंगे वो गद्दारी के जुमरे में लाना चाह रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये कहना भी गलत होगा। उनका जो बयानिया जो उन्होंने उसमें उनको कहने की कोशिश की है, वो मेरे ख्याल में इस उससे ये कि आप तमाम जितने भी इस वक्त आप देखें जो इस वक्त इदारे छोड़कर इस वक्त जितने भी लोग हैं, खासतौर पर हकीम खान का उन्होंने जिक्र किया। अब जाहिर सी बात है उन लोगों ने जिस साइट को इस वक्त अपना जो है वो इस तरह अपने आप का वसीला बनाया, वो उसको उठाना चाह रही थी कि वो उनका कहने का ये मतलब नहीं था कि आप इदारों के खिलाफ बोलें। उनका कहने का मतलब ये था कि जिन लोगों ने जो लोटे बने, जिन्होंने इतने बड़े इशू को जो है उस अमल को भी तो आप गद्दारी ही कहते हैं ना, जिसके अंदर वो अपने एक पार्टी को आप अपनी लॉयल्टी को छोड़ के और आप दूसरे तरफ जाके खड़े हो जाएं और सिर्फ इस वजह से खड़े हो जाएं कि आपका उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं हो पा रहा या आपके जो अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो पा रहे, आपको वो ओहदे नहीं मिल पा रहे, तो आप एक दूसरी जानिब जाके खड़े हो गए। और आज मैं आपको इसमें थोड़ा सा आज का एक बताना भी चाहूंगी कि आप आज अगर कोई सिल्क बैंक में दहक के खड़े होकर देख लेता इस वक्त लाहौर में और जगह जगह, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इस वक्त अलीम खान के नाम से कितने कैश जो कैश नहीं इस वक्त फाइन हुए थे जो हैं वो लिफाफे दिए जा रहे हैं लोगों को 10-10, 15-15 हज़ार के कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी
वोट देने के लिए, यानी अभी इसमें तो ये भी तो एक गद्दारी के जुमरे में एक चीज आ जाती है ना, यानी आपने एक मुल्क के खिलाफ, एक अपनी पार्टी के खिलाफ आपने जो है वो बदअमली की। आप कभी एक उनके साथ जमाना दराज से जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं उसको छोड़ के और आप इस तरह से रास्ता अलग करें कि आप उनके खिलाफ खड़े हो जाए। ठीक है जी, ठीक है, मेरे ख्याल में न्यूट्रल्स के हवाले से एक बात रह गई थी सर। वक्त बिल्कुल हमारे पास कम हो गया, मुझे पता है एक सवाल आपके पास रह गया था, लेकिन सर मेरे ख्याल से उनका मौकफ आ गया एंड मैं थोड़ा सा हैरान हूं। गद्दारी की क्राइटेरिया उन्होंने जो मुझे बताया है, बड़ा अच्छा वर्ड प्ले महीना में, यानी पार्टी छोड़ दो तो गद्दार, तो फिर तो फवाद चौधरी भी गद्दार, नहीं फिर तो खुसरो बख्तियार भी गद्दार, शफकत महमूद भी गद्दार। सर चंद दिन पहले तो इस ऑडियो को ऑन नहीं किया जा रहा था, अब सफाई भी पेश की जा रही है, अब जस्टिफिकेशन भी दी जा रही है। इट ऑल सीम्स लाइक अ जस्टिफाइड। साउंड बाइट मिल गई है वैसे न्यूज़ के लिए भी जबरदस्त, ऑथेंटिकेट हो चुकी है वो चीज़, मतलब कि फोरेंसिक उसका ऑफिशियली हो चुका है। ये एक्चुअली आई मीन चंद दिन पहले हम न्यूज़ चैनल्स पे यही देख रहे थे, ये असल भी है कि नहीं है। डिनाई नहीं किया ना, डिनाई नहीं किया। साइमन नदीम ने भी कह दिया कि उसने इंटरप्रिटेशन उसकी अपने अंदाज से किया। अब एक्सेप्ट हो गया और अब उसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है। जस्टिफिकेशन अगर दी जा रही है तो फिर तो इसी लाइन के अंदर जो बाकी सारे इल्जामात लगाए गए हैं इनको भी सीरियसली लेना पड़ेगा। फिर तो ये जो जिसको कहते हैं ना लिटरली मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो एक के बाद एक कैरेक्टर असैसिनेशन भी की है, करप्शन का इल्ज़ाम भी लग गया, इसमें पर्सनल इल्ज़ाम भी लग गया है, इसमें बुशरा बीबी पे भी इल्ज़ाम लग गया है, इस पे फरागोगी पे भी जो इल्ज़ाम लग गया है, इन सारों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है सर हमें जर्नलिस्ट होने के नाते। हम तो बड़े खुद कंफ्यूज हो गए हैं, सियासतदान शायद अब हमारे सहाफ़ती जो हमारी एक हमारा जो एक विज़न है ना, उस विज़न से वो बहुत आगे निकल गए हैं और अब वो हमारे साथ भी तमाशा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में केवान हामिद साहब आप कंक्लूड करें प्रोग्राम को, क्योंकि इससे पहले कि मेरा सर चकरा जाए और मैं अपने एनालिसिस छोड़ दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आपकी शमूलियत का, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। थैंक यू हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते तक के लिए अपने मेज़बान केवान हामिद और डॉक्टर सजाद बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान पाइंदाबाद।